बहुत बड़ा माफिया है प्राइवेट स्कूल्स का। बच्चों को सालों OA लेवल्स में फंसा के रखते हैं। हॉल्स हैं वो बिक जाते हैं। स्कूल्स जो है वो बड़ी बड़ी रिश्वत देते हैं। हमारे एग्जाम के सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, पेपर बनाने से लेकर रिजल्ट अनाउंस तक। मेरे बस चले ना तो सारा का सारा पेपर कंसेप्चुअल बनाऊं, ये कॉपी कराने वाले ढूंढते फिरें कि उनको किताब में कोई चीज ही नहीं मिलेगी। कोई भी ऑर्फन फीस से नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रायोरिटी जो 14 के बच्चे हैं उनको देंगे। फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज का रोल खत्म होता जा रहा है, इसलिए बच्चों को स्किल की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है इनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरा ख्याल है तमाम नौजवान नस्ल और नौजवान नस्ल के पेरेंट्स के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्हा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए। एहसास है आपको इस बात का? बहरहाल काम बड़ा हसास है हमारा, जी। बड़ा काम इम्पोर्टेंट है, तो काम की वजह से बंदा इम्पोर्टेंट बन जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी कि IBCC के अंदर कौन कौन से इदारे आते हैं, ये क्या काम करता है, बेसिकली इसका रोल क्या है मुल्क के अंदर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, IBCC ये पहले इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन था। ठीक है। ये 1972 से काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर में, और उसके बाद अब जाके 2023 में 2 साल पहले ये कमीशन बन गया। वो ब्रांड नेम वही रहा IBCC, लेकिन ये बन गया अब इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन। ठीक है। ये कमेटी से कमीशन बन गया। एक ठीक तो है। ये चेंज आई। दूसरा ये कि मेजर जो इसके काम है वो काम ये है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी पड़ती हैं IBCC से, और उसके बाद जो बच्चे फॉरेन बोर्ड से क्वालिफिकेशंस करते हैं तो वो इक्विवेलेंस लेते हैं। ठीक ये है। 2 मेजर काम है। अच्छा, ये बताता चलूं कि हमारा जो मैंडेट है IBCC का वो ग्रेड 10 और 12 है, ओके। यानी 9, 10, 11, 12 जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट ईयर समझे इम्पोर्टेंट जाते ईयर्स हैं। समझा जाता है। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। तो 2 काम ये बताया मैंने। एक, बोर्ड्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी इस वक्त पाकिस्तान में 29 एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, ठीक है। उन तमाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम हम करते हैं। और चौथा, फिर वो स्पोर्ट्स और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होता है। इस वक्त हम तकरीबन सारे बोर्ड्स को मिला के बोर्ड्स लेवल पे, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीमें ले जाते हैं। तकरीबन 27 स्पोर्ट्स हम कंपटीशन करवाते हैं। तो ये 4-5 काम है जो कि IBCC दीनी करता मदारिस है। भी आपके नीचे आते हैं? हाँ, वो जो इक्विवेलेंस और अटेस्टेशन हम करते हैं तो वो दीनी मदारिस को भी हम देते हैं, जिसका क्वालिफिकेशन को आमतौर पर आमा और खासा कहा जाता है। तो ये हमारा काम है। अच्छा, एक और काम हमारा बढ़ गया इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए। वो ये हुआ कि जब फॉरेन बोर्ड्स पाकिस्तान में आते थे जो कि ग्रेड 10 और 12 ऑफर करते थे, जिनको UK में और बाहर लेवल 2 और लेवल 3 क्वालिफिकेशन कहते हैं, वो जब यहाँ आते थे तो किसी से परमिशन नहीं लेते। कोई ऐसा फोरम या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट नहीं था जो उनको रेगुलेट करे। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये भी काम IBCC को मिल गया है। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फॉरेन बोर्ड्स, कैम्ब्रिज हो, एडेक्सेल हो, LRN हो, सिटी एंड गिल्ड्स हो, ये सारे बोर्ड जो हैं IBCC उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन फिर मानी जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन एजुकेशन के कौन कौन से बोर्ड्स हैं जो आ सकते हैं और यहाँ पे अपनी एजुकेशन मुतारिफ करा सकते हैं? क्या कोई भी आ सकता है या पहले उसका एक म्यार तय किया हुआ है आप लोगों ने कि हम इन ममालिक को इजाज़त देंगे, ये फॉरेन स्टडीज़ होंगी पाकिस्तान में, ये नहीं होंगी? और क्या उनका जो सिलेबस है वो कोई इदारा चेक करता है? यस, देखें, मैंने कहा कि IBCC का मैंडेट 10 और 12 है। तो जो मुल्क भी 10 और 12 क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में ऑफर करना चाहता है, उसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। हमने एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया है, जो हमारा कमीशन ने अप्रूव किया है, उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है। तो उसके 15 स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो भी बोर्ड पाकिस्तान में काम करना चाहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दे। वो बड़ा हमने एक आप देखेंगे बड़ा आसान भी है और बड़ा वाज़ेह है, ट्रांसपेरेंटली उस पर हमने वो किया हुआ कि 15 स्टैंडर्ड्स हैं कि उसमें बोर्ड की प्रोफाइल है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होगा, करिकुलम क्या पढ़ा रहे हैं आप, और उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में जब आप काम करेंगे तो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन ACCP है या FBR है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ से NOC वगैरह या सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं।
तो ये रिक्वायरमेंट जब पूरी करता है तो हम उसके बाद 3 महीने के अंदर उनको फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि आइदर वो अप्रूव हो जाता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, या अप्रूव हो जाता है कि भाई आपको हम प्रोविजनल दे देते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें। तो एज सच किसी कंट्री पे कोई बार नहीं है, हर कोई आ सकता है, लेकिन वो उसको हमारे करिकुलम को भी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। और आईबीसीसी ने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है उनको उस फ्रेमवर्क के थ्रू गुजरना पड़ेगा उनको। राइट। अच्छा, एक बोर्ड आ गया पाकिस्तान में, लेट्स सपोज आपने 3-4 के नाम लिए, उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान में आ गया, आईबीसीसी ने उसे अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पे अब एजुकेशन दे सकता है। जब आती है इक्विवेलेंसी की बात, तो इक्विवेलेंसी किस तरह मार्क की जाती है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं? क्या तमाम जो बाहर के बोर्ड्स वाले बच्चे हैं जब वो इक्विवेलेंसी करवाते हैं तो क्या वो सबकी सेम लेवल पे होती है? इसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि देयर आर सो मच कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है कि ये पेरेंट्स को इसको ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान का जो इम्तिहान का सिस्टम है वो डिफरेंट है बाकी, और हर मुल्क का तकरीबन डिफरेंट अपने अपने तरीके से होता है। असेसमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। आमतौर पर असेसमेंट 2 तरीके से होती है, एक स्कूल जो पढ़ाता है वही असेस करता है, और दूसरा बोर्ड करता है, थर्ड पार्टी जिस तरीके से। अब अगर आप देखें यूएस और कनाडा को, तो वहाँ की असेसमेंट स्कूल खुद करता है ग्रेड 12 तक। ऑस्ट्रेलियन जो है वो ग्रेड 11 तक तो वो स्कूल करता है, लेकिन ग्रेड 12 जो है वो 50-50 है, 50% स्कूल करता है और 50% इंडिपेंडेंट उनकी एक बॉडी है वो करती है। जबकि यूके में असेसमेंट बोर्ड करते हैं, जिस तरह कैम्ब्रिज है, ये बोर्ड्स हैं, पढ़ाते कोई स्कूल पढ़ाते हैं, इम्तिहान जो है वो ये बोर्ड्स ले लेते हैं। और वही सिस्टम हम भी ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी वही उसी तरीके से फॉलो करें पाकिस्तान। अच्छा, इक्विवेलेंस कैसे डिटरमिन करते हैं? मैंने बताया कि जब डिफरेंट है, ग्रेडिंग डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, ग्रुप्स डिफरेंट हैं, बहुत सी चीजें, पासिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है, असाइनमेंट स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर हम उसको मैं आपको बताऊं कि हमने आमतौर पर क्वालिफिकेशन ओ लेवल, ए लेवल सुनी होती है, ये एक क्वालिफिकेशन है। इस तरह की तकरीबन 1400 क्वालिफिकेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज की, जो कि हम उसको डिटरमिन करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और इक्विवेलेंस इशू करते हैं। 1400 पाकिस्तान में आप लोग कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, सिर्फ 9, 10th और 11, 12? यस। अच्छा, और आमतौर पर बच्चे को जो चाहिए होता है जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है, ग्रेड 10 की आता है या ग्रेड 12 की वो करता है, क्योंकि 9 और 11 इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है तो वो नहीं आते, लेकिन 10 और 12 की आते हैं आमतौर पर। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक मिसकंसेप्शन ये होती है, कोई नंबर काटते हैं इक्विवेलेंस में, नंबर नहीं काटते। ठीक है, दुनिया में ग्रेडिंग डिफरेंट है, कोई आपका करेगा पास, फेल और डिस्टिंक्शन, ये सिर्फ ये पूरा ग्रेड ही इनके ये होते हैं, पास, फेल, डिस्टिंक्शन। कुछ के इससे कुछ 5 स्केल पे करेंगे, कुछ 10 स्केल पे करते हैं, तो डिफरेंट स्केल पे करते हैं। उसको अपने सिस्टम पे कैसे करना होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स होते हैं, अभी तक हमारे पास नंबर्स के साथ, ठीक है, लेकिन बाहर नंबर नहीं होते। फर्ज करें एक बच्चा जो है वो A* लेके आता है, अब कितने नंबर हम उसको दें? ठीक है ना, A* की रेंज कितनी है, A ग्रेड की रेंज कितनी है, B की रेंज कितनी है, तो वो रेंज वो बोर्ड हमें प्रोवाइड करता है। वो कहते हैं, फर्ज करें कि A जो है उसकी रेंज है 80 to 90, 81 to 90। ठीक है, अब बच्चे को कितने नंबर हम देंगे, वो फिर हम देखते हैं, उनके साथ हमने वो प्रोटोकॉल एक तय किया है कि इसको हम एवरेज नंबर देंगे। ठीक है, 81 से 90 का 85 बनते हैं, तो जिसका A ग्रेड होगा उसका 85 उसका होगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम एक फेस कर रहे थे बच्चे फॉरेन बोर्ड्स के, जिसका A* था उसको हाईएस्ट मिल रहे थे 90। जब 90 मिल रहे थे तो मुझे याद है 2021 में या 2022 में ये इशू आया था कि हमने जब सर्वे किया तो हमें पता चला कि लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटीज मेडिकल की, उनका जो लोएस्ट मेरिट था वो 92 जा रहा था। एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगी थी कि आप पाकिस्तान बोर्ड के तो बच्चे 99% ले रहे हैं, और एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सिलेक्शन होती है आपकी मेडिकल। तो ये इन बच्चों के साथ वाकई देखिए, एक दौर था जब नंबर सख्ती से दिए जाते थे, नंबर कम आते थे, लेकिन अब नंबर ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। तो उसका फायदा हम चाह रहे हैं कि क्योंकि ये फॉरेन बोर्ड से अगर बच्चा अपीयर होता है तो बच्चा तो अपना ही है ना, उसके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने A* के जो नंबर हैं वो अपने
बोर्ड्स के साथ लिंक कर दिया है, वो हम मीन वैल्यू हर दफ़ा निकालते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा ए स्टार हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन है, 94 भी लेता है, 95 तक अच्छा। ले रहा है। तो अब ये बच्चा बड़ा खुश है। अदरवाइज बच्चे क्या लेकिन मैक्स 95 ही लेगा, 95 95 से तक है, ऊपर जाएगा 95 नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर वो रेंज निकालनी पड़ती है ना। अगर ओके, आपके पास कोई सॉलिड एब्सोल्यूट नंबर नहीं है ना, एग्जैक्टली। तो वो एवरेज फिर उसकी निकालनी पड़ती है। तो बहरहाल अब बच्चे खुश हैं। तो उसमें ये तरीका होता है हमारा जो है वो उसमें नंबर डिटरमिन करने का। सर मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी भी क्वालिफिकेशन से 9, 10, 11, 12 के लिए आप अपियर हुए हैं, पाकिस्तान में उसकी इक्वलेंसी सेम है, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ मैंने बताया कि अगर दो इंडिपेंडेंट बोर्ड ने लिया है तो उसको फुल नंबर दे देते हैं। ठीक है, अगर स्कूल ने लिया है तो उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, और उसके शायद 5% तक नंबर काटते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो थर्ड पार्टी नहीं है, जो पढ़ाता है वही इम्तहान ले रहा होता है। तो उसके 5%, जिस तरह यूएस कनाडा से बच्चे आते हैं तो वो परसेंटेज भी ज़्यादा लेके आते हैं, तो उनके 5% तक शायद रिड्यूस होते हैं, वरना जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो जो है फुल नंबर ले लेते हैं। उसकी एवरेज आप बता दें, जैसे अगर ए स्टार किसी ने लिया हुआ है तो आप उसको किस तरह मैंने काउंट बताया करते हैं? ए स्टार जो है वो डिपेंड करता है कि फर्ज करें मैथमेटिक्स ओवरऑल कितने नंबर आए हैं तमाम बोर्ड्स में, ठीक है, केमिस्ट्री के कितने आए हैं, तो वो 94, 95 की रेंज में रहते हैं। राइट, जबकि बाकी सारे फिक्स हैं। ए ग्रेड जो है दैट इज इक्वल टू 85, ठीक है, बी 75 है, ठीक सी है। 65 है, इस तरीके से और जो आप main value। 5% काटते हैं उसका क्या है? वो उसमें है, वो जो अमेरिकन और कैनेडियन क्वालिफिकेशन है, तो जो परसेंटेज उसकी बनेगी उससे 5% उसके Okay, right. काटते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक फर्क है। फर्क ये है कि एक बच्चा है जिसने अभी इवन मेरे बेटे ने ओ लेवल में एक बेटा मेरा बैठना चाहता था, ये जो अभी जनवरी का सेशन हुआ है, एग्जैक्टली, तो एक बोर्ड मैंने यूके का देखा जो कि जनवरी में भी इम्तिहान ले रहा था, तो एक पेपर उसमें चला गया। तो ये क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि पेपर बेस्ड है, कोर्स बेस्ड है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बोर्ड में तो पूरा फर्स्ट ईयर एक जगह से कर लें, सेकंड ठीक ईयर है। दूसरी जगह से कर लें, लेकिन यूके में या बाकी क्वालिफिकेशन इस तरह नहीं है। अगर एक कोर्स एक बोर्ड से करें, दूसरा कोर्स दूसरे बोर्ड से करें, तो आईबीसीसी उसको इक्विवेलेंस दे देता है। राइट, यानी आप जो फेमस बोर्ड्स हैं, आप फर्स्ट करें ओ लेवल में आपके 8 कोर्सेज हैं, आप है। चार कैम्ब्रिज से कर लें, 4 पियर्सन से एडेक्सन से कर लें। ठीक है, आप मजीद डिवाइड करना चाहते हैं, 2 आप एलआरएम से कर लें, 2 आप जो है वो सिटीएन गिल्ड से कर लें। राइट, क्योंकि आईबीसीसी जब काउंटिंग करता है तो कोर्सेज काउंट करता है कि हमें ओ लेवल में 8 कोर्सेज चाहिए। ठीक है। तो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दैट वुड बी द सेम नंबर होता है, और आईबीसीसी उनको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करता है। जबरदस्त। हाँ। अच्छा, एक बहुत अहम बात यह है कि सर्टिफिकेशन की जो वेरिफिकेशन है उसकी क्या कोई टाइम लिमिट है? वो कब करा लेना चाहिए? यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओहो अभी तो हमें पहले जो है इक्विवेलेंसी करवानी है, उनको लगता है 1 दिन में हो जाएगी। कितना टाइम चाहिए होता है? आपके डिपार्टमेंट को कितना टाइम चाहिए होता है? लोग बहुत नाराज हैं आपके डिपार्टमेंट से। नहीं, ये एक दौर था, नाराज होते थे, लेकिन उसके बाद आप 3-4 साल जो पिछले साल हैं वो सारे के सारे प्रोसेस हमने ऑनलाइन कर दिए हैं। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि इक्विवेलेंस जो है वो 80% एप्लीकेशन हमारी ऑनलाइन आ रही हैं। ठीक है। पहले जब एप्लीकेशन जाती थी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बच्चा भेजता था, और उसके बाद बच्चे से कोई राब्ता नहीं होता था कि डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस क्या है। अब आपने इक्विवेलेंस करवाना है, आप तस्वीर निकालें, प्रोफाइल क्रिएट करें, आईबीसीसी के पोर्टल पे आप अपलोड कर दें। राइट, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और आप वहाँ ट्रेक कर सकते हैं कि आप इस वक्त आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेटस पे है। जबरदस्त। ठीक है, ये तो एक ऑनलाइन हो गया। हम वो जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो कैम्ब्रिज या फॉरेन बोर्ड्स के डेटाबेस से वेरीफाई करते हैं नंबर उसके बाद सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। ये इक्विवेलेंस का है। राइट, और अटेस्टेशन कैसे करते हैं? जो हमारी लोकल क्वालिफिकेशंस हैं, मैट्रिक और इंटर, जो लोकल बोर्ड्स हैं, जी। उनकी क्वालिफिकेशन या उनके सर्टिफिकेट्स को हम अटेस्ट करते हैं। और वो मैनुअल है? वो एक हवाले से हमने उसको ऑनलाइन किया हुआ है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है हमारी, जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि बच्चा पहले बोर्ड से करवाता है। फर्ज करें मैंने किया हुआ है सखर बोर्ड से, तो पहले सखर बोर्ड से बच्चा जाता था और सील्ड एनवेलप लाता था, और हमारे जो 6 ऑफिस हैं उनमें कहीं चला जाता था। फर्ज करें वो बच्चा कराची चला जाता था और वो वहां से अटेस्ट करवाता था। अब हमने क्या कर दिया है, हम कह रहे हैं कि सील्ड एनवेलप खत्म, और 29 एग्जाम बोर्ड में सील्ड एनवेलप हमने खत्म कर दिया। बच्चे ने जब वेरीफाई बोर्ड से करवाया तो बोर्ड हमें ऑनलाइन एक्सेस दे देता है उस डेटा पे।
और जब बच्चा अप्लाई करता है आईबीसीसी के पास, तो आईबीसीसी 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अटेस्ट करके दे देता है। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन अपॉइंटमेंट के जरिए आना पड़ेगा, क्योंकि जब रश होता है आप अप्लाई करें, आपको स्लॉट मिलेगा, हो सकता है कल मिले, हो सकता है परसों मिले, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद मिले। राइट। अच्छा, फिर एक सवाल होता है, अगर किसी को अर्जेंसी है, उसके लिए हमने इस्लामाबाद और लाहौर में, क्योंकि रश ज़्यादातर इस्लामाबाद और लाहौर में होता है, उसमें हमने फास्ट ट्रैक सर्विस शुरू कर दी है। शाम 5 से रात 10 बजे तक जो है वो फास्ट ट्रैक सर्विस है, जो आधे घंटे में जो है वो अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा के ले जाता है। तो बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अभी फ्यूचर प्लान है मेरे पास। फ्यूचर प्लान ये है कि मैं चाह रहा हूं कि बच्चा बोर्ड भी न जाए, सब कुछ ऑनलाइन, बच्चा आईबीसीसी के पास अप्लाई करे और आईबीसीसी उसको बोर्ड से करवा के दे दे। अब इस पे काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह ताला अभी मुझे उम्मीद ये है कि इसी महीने के अंदर फेडरल बोर्ड के साथ तो ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। जब किसी एक बोर्ड के साथ शुरू हो जाता है तो बाकी उसको रेप्लिकेट करना आसान हो जाता है। फिर तो हम लगे हुए हैं कि बोर्ड हमारे पास ये, क्योंकि देखें ये बच्चा अपना है, जिसको जितना इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। ये बच्चा आईबीसीसी के पास आता है, फिर एचईसी के पास जाता है, फिर मोफा के पास जाता है, कितना ये घूमता फिरता है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पे मोफा एक्टिव हुआ है और एनआईटीबी, मोफा, एचईसी, आईबीसीसी एक ज्वाइंट एक एप्लीकेशन ऐप बन रही है। बच्चा उस ऐप के जरिए सबके सब अटेस्टेशन वहां से ले सकता है। तो इस पे काम हो रहा है जी। अच्छा, पेमेंट्स का मसला है, फीस का मसला है। पहले बोर्ड में फीस दी जाती है, फिर आप लोगों को दी जाती है, फिर इस तरह के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम कितने पैसे दें, कहाँ तक पैसे दें, इसको आप थोड़ा क्लियर करें। जी बिल्कुल सही है। फीस तो बोर्ड भी लेता है, आईबीसीसी भी लेता है, एचईसी भी लेता है, मोफा भी लेता है, लेकिन कम लेते हैं फीस ज़्यादा। फर्स्ट कर मैं तो बता रहा हूँ कि 1200 रुपये फीस होती है और 1200 कोई ज़्यादा फीस इतनी नहीं है। और इसको हमने टेक्नोलॉजी बेस कर दिया है, क्यूआर कोड हमने लगा दिया है। इसकी एक्सेप्टेंस इसकी इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के हाई कमिश्नर मिले, उसने कहा कि यार क्यूआर कोड का जो आपने डाला है फेक एलिमेंट का चांस होता था। इंडिया के 5 स्टेट ब्लैक लिस्ट हो गई हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, लेकिन वो अब 0 हो गया है। क्योंकि आप क्यूआर कोड को जब स्कैन करते हैं तो वो आईबीसीसी के सर्वर से आपको जो है वो वहाँ से वेरीफाई करके दे देता है। तो यस, फीस का है, हम उसमें भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बोर्ड की फीस जो है वो कोई ज़्यादा ना हो, क्योंकि आमतौर पर हमारे पास जो है ना वो 18th अमेंडमेंट के बाद बोर्ड डायरेक्ट हमारे उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसको कम करवा दें फीस। आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, अपने मुल्क और अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने बोर्ड्स। पंजाब बोर्ड के बच्चों को हमेशा ज़्यादा लाइक समझा जाता रहा है, केपी, सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों को समझा जाता रहा है कि शायद उन्होंने पढ़ाई नहीं है। करिकुलम में बहुत फ़र्क है। आपका नहीं ख्याल कि एक नेशन है, एक मुल्क है, तमाम मुल्क का एक करिकुलम होना चाहिए? इन बोर्ड्स के अंदर इतना डिफरेंस है, और क्या इनकी इक्विवेलेंसी सेम है? यूनिवर्सिटी सेम लेवल पे लेती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, करिकुलम ऑलमोस्ट एक जैसा है। फेडरल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, सूबे उस पर डिस्कस करते हैं, अपना इनपुट देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, और कंसल्टेटिव प्रोसेस अभी भी करिकुलम काउंसिल उस पर काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन उस पर काम कर रही है। बहुत आसान है। मुझे बताएं कि केमिस्ट्री सूबों की डिफरेंट क्या होगी, बायोलॉजी सूबों की डिफरेंट क्या होगी, मैथमेटिक्स अपने अपने सूबे की क्या मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि अपने अपने सूबे, कल्चर और उन चीज़ों को देख के रीजन वाइज बनते हैं। अदरवाइज जो साइंसेस के जो कोर्सेज हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं वो। और तकरीबन आईबीसीसी के फोरम पे तो सारे करिकुलम की बॉडीज भी आती हैं, तो हमने तो देखा है तकरीबन सारे सूबे एक ही करिकुलम को, नेशनल करिकुलम को मानते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इशू ये है कि क्या ए ग्रेड सक्खर का या मीरपुर खास का या डीजी खान का, डीआई खान का और फेडरल बोर्ड का ये बराबर हैं? एक बच्चे ने ए ग्रेड वहां से लिया था, एक बच्चे ने ए ग्रेड यहाँ से लिया है। दोनों एक ही लेवल के हैं? वो दोनों एक लेवल के नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर कोई बोर्ड अपने अपने तरीके से पेपर भी बना रहा है और असेस कर रहा है। हो सकता है कि किसी बोर्ड ने सवाल आसान बनाए हों, उस पे बच्चा ए ग्रेड ले गया। ठीक है। फेडरल बोर्ड ने सवाली पेपर बनाए, वो मुश्किल बनाए। एक मुश्किल लेके ए ग्रेड लेता है, एक सवाल एक आसान लेके ए ग्रेड लेता है, तो दोनों बच्चे बराबर नहीं हैं।
उस पे अब क्या करना चाहिए, इसका वे Exactly. फॉरवर्ड क्या है। आईबीसीसी ने फर्स्ट टाइम, थैंक्स टू फेडरल मिनिस्टर, कि उनके डायरेक्टिव पे हमने काम किया। हमने एक असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया है कि पाकिस्तान के तमाम एग्जाम बोर्ड जब इम्तिहान लेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए हैं। ठीक है। इम्तिहान से पहले पेपर इस तरीके से बनेंगे, इम्तिहान के दौरान ये करेंगे, इम्तिहान के बाद एवोल्यूशन ये करेंगे। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हम रिफॉर्म ला जा रहे हैं, हमारे इशू क्या है। हमारा इशू ये है कि हमारे जो पेपर बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। इम्तिहान हमारा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। हमारा इम्तिहान रोड लर्निंग पे बेस करता है, रट्टे पे है। कैसे निकलेंगे, हमने अभी 5 साल प्लान बनाया है। और फेडरल बोर्ड हमारे पास एक मॉडल बोर्ड हम कह सकते हैं इसको, कि पहले कंसेप्चुअल पेपर उन्होंने शुरू कर दिए, अब हम रिप्लिकेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में। नंबर 1। नंबर 2, फेडरल बोर्ड ने सारे के सारे काम तकरीबन टेक्नोलॉजी के जरिए कर दिए हैं, कि उनके पेपर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बन रहे हैं, उनकी असेसमेंट भी ई मार्किंग के जरिए हो रही है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन ने तमाम सूबों को वो डोनेट कर दिया है सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब पूरे मुल्क में कम से कम 1 या 2 पेपर ई मार्किंग के जरिए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता, देखिए इश्यूज तो हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने और आहिस्ता आहिस्ता उसका प्लान हमारे पास है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा सर, आपका ताल्लुक भी सिंध से है और सिंध के बारे में कुछ सालों तक तो बहुत ज़्यादा ये था कि पेपर्स के दौरान आप गार्ड अपने साथ खड़ा कर सकते हैं जो आपको पूरी पेपर जो है वो चीट कराता है, और जो हॉल्स हैं वो केपीके में बिक जाते हैं, क्योंकि स्कूल्स जो है वो बड़ी बड़ी रिश्वत देते हैं कि हमारे स्कूल में जो है वो बोर्ड बनेगा या सेंटर बनेगा। ये जो सारा सिस्टम है, आप इसको क्लोजली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपकी क्या राय है क्लियर वाली? क्या ये बातें सच हैं, नहीं हैं, आप डिनाई करते हैं सब? देखें, हमारे एग्जाम के सिस्टम में मैंने कहा पूरे के पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, पेपर बनाने से लेकर रिजल्ट अनाउंस तक इश्यूज हैं, नो डाउट। कहाँ कौन सा इशू है वो वेरी करता है, ठीक है, लेकिन इश्यूज हैं इम्तिहान के। उसमें मेरी नज़र में जो बुनियादी मसला है ना, क्वेश्चन पेपर का ठीक ना होना है। मेरे बस चले ना तो सारा का सारा पेपर कंसेप्चुअल बनाऊं, ये कॉपी कराने वाले ढूंढते फिरेंगे, उनको किताब में कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ हम जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम पॉसिबल होगी, नहीं होगी, पॉसिबल आप नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम हमें पता collapse है कर कि दें। हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसकी तरफ जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं आमतौर पर, वो ये करते हैं, हमारे हर 3 महीने के बाद हम बैठते हैं आईबीसी फोरम, जिसमें 49 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम पे हम कोई एक एजेंडा आइटम रखते हैं। इस दफा हमने देखा कि रावलपिंडी बोर्ड ने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं। हम कहते हैं कि 28 एग्जाम बोर्ड इनसे डिस्कशन करें, डिबेट करें, और फिर अपने अपने बोर्ड्स में जो है वो जाके इसको इम्प्लीमेंट करवा दें। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बोर्ड्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उनको हम रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ चीज़ें रिजॉल्व करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के नाम पे अभी इम्प्रूवमेंट बहरहाल आ रही है। सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा मजीद। एक बच्चा है, पाकिस्तान नेशनल है, उसके पेरेंट्स बाहर चले गए, उसने बाहर से अपनी तालीम ली, कुछ वजूहात की वजह से वो पाकिस्तान आ गया वापस। उसने उर्दू नहीं पढ़ी, उसने पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं पढ़ी, उसने इस्लामियात नहीं पढ़ी। आपकी यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट्स को पढ़े बगैर जो है वो एडमिशन नहीं देती। अब वो बच्चा फंस गया, वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहा। क्या है, कोई है सोल्यूशन, नहीं है, या है और पेरेंट्स को नहीं पता? इक्वलेंस के हवाले से बच्चे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूँ। एक तो ये बता सकता हूँ मैं कि ये जो आप बता रहे हैं ना, उसका एक सोल्यूशन हमने निकाला है। राइट। जो बच्चा जिसकी स्कूलिंग बाहर की है, लेकिन 3 पॉलिसीज हैं इस हवाले से। जो बच्चा यहाँ से करेगा मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल, ए लेवल, उसको तो ये कंपलसरी कोर्सेज देने पड़ेंगे। ठीक है। एक बच्चा बाहर से करके आया है, ओ लेवल भी बाहर से करके आया, फर्ज करें ओ लेवल भी ए लेवल भी दोनों बाहर से किए, उसके लिए कोई कंपलसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। उर्दू इस्लामियात इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। देखिए यूनिवर्सिटी वो नहीं पूछती, यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पूछती है आईबीसीसी का। अगर वो बच्चा दे देगा तो वो सर्टिफिकेट वो यूनिवर्सिटी नहीं पूछेगी। लेकिन एग्जाम नहीं दिया हुआ ना, इक्विवेलेंसी कैसे निकलेगी? नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी है तो आप बता दें, अदरवाइज जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इन कोर्सेज की। और तीसरा, जो बच्चा डुअल नेशनल है तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं, अभी भी एक थोड़ी प्रॉब्लम थी कि एक बच्चा ओ लेवल बाहर से करके आता है या जीसीएसई बाहर से करके आता है, और यहाँ आके जब ए लेवल का इम्तिहान देता है
तो उसके बाद फिर उससे वो हम कहते हैं कि यार कि ये पढ़ लो। अब ये ओ लेवल्स के 3 उसकी सब्जेक्ट भी ये पढ़ो। रिकमेंडेशन हमने अभी बनाए हैं और नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह उसकी भी अप्रूवल हम ले लेंगे कि अगर आप बच्चा 5, 6, 7, 8 साल तक बाहर रहा है तो उससे फिर आप ये कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ आके ना पूछें, इवन भले ए लेवल का पेपर यहाँ भी दे दे। तो हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा, बच्चा फंसता है आके ग्रुप्स में, क्योंकि हमारे पास एक रिजिड सिस्टम है, हमारे पास बड़ा एक इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है। बाहर तो आप मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, जो कोर्सेज पढ़ना चाहें आप पढ़े, क्योंकि कोर्स बेस्ड है वहाँ। हमारे यहाँ ग्रुप बेस्ड है। अभी जो हमारे करिकुलम काउंसिल से डिस्कशंस हो रही हैं, उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स खत्म करें। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग छोड़ दें। इंजीनियर बनने के लिए जो कोर्सेज चाहिए वो पढ़े, डॉक्टर बनने के लिए जो कोर्सेज चाहिए वो पढ़ ले। बिल्कुल, इसी पे मेरा मजीद क्वेश्चन बनता है कि बच्चों पे एक प्रेशर होता है। इवन जब मैं भी दे रही थी अपने एफएससी के एग्जाम्स, उस वक्त मेरे पे भी प्रेशर था मैट्रिक में, कि बच्चों को हर सूरत पेरेंट्स कहते हैं कि आपने बायो ज़रूर पढ़ना। रीज़न ये है कि ज़िंदगी में कभी आगे जाके अगर आपका मूड बन जाता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहां बायो का थोड़ा सा आपको ज़रूरत होती है, तो आप कभी भी वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि आपने एफएससी में नहीं पढ़ा, मैट्रिक में नहीं पढ़ा। तो क्या आर्ट्स के बच्चे ज़िंदगी भर कभी मेडिकल वाली साइड की तरफ फेस नहीं कर सकते? आप पिछले महीने की हमारी रिपोर्ट्स देखें, उसमें यही अप्रूवल ले लिया हमने कि मैट्रिक आर्ट्स का बच्चा आगे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग में जा सकता है एफएससी में। वाह! और वो क्या, उसके लिए लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स की ये है कि मैट्रिक में जो फर्स्ट ईयर में जब दाखला लेगा तो कॉलेज किसी तरीके से उसको टेस्ट करे, जिस भी तरीके से उसको करे तो उसको प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में दाखला दे सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा ना, लेकिन क्या कॉलेजेस करेंगे? हाँ, उनको हमने खत लिख दिया है, करेंगे। देखें, असल प्रॉब्लम हो रही थी, बोर्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बोर्ड भी कर रहे हैं, तमाम बोर्ड्स ने ये किया। ग्रुप की जरूरत क्यों है जब आपके करिकुलम वाले कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, यानी आर्ट्स वाला बच्चा साइंस में जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। HEC कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि PMDC के इसमें रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये कोर्सेज होने चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, ग्रुप नहीं है उसमें। ओके। अब नहीं है। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, आर्ट के बाद अभी मेरे गांव में ताज़ा फर्ज करेंगे एक स्कूल, हायर सेकेंडरी या कॉलेज खुला है और वहाँ सिर्फ आर्ट्स है, साइंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तो आपने फेंक दिया आर्ट्स में, ठीक है, आपके सिस्टम ने ना जी, या तो मैं शहर छोड़ के अपना, अब उस वक्त बंदा इतना मैच्योर होता ही नहीं है, ठीक है, कि वो आगे जाके, जिस तरह आपने कहा, आगे जाके उसका ख्याल बन रहा है कि मैं डॉक्टर बनना है मुझे 10 में। इवन आप देखें कि जैसे कनाडा का सिस्टम है, आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी टाइम पे डॉक्टर बन सकते हैं, कोई भी आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने ये सिस्टम आपका धकेल देता था, या आप मैच्योर नहीं थे, क्यों फंसाते हैं? देखें, अगर बच्चा साबित कर सकता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं पेपर बायोलॉजी का इंटरमीडिएट लेवल पे क्लियर कर सकता हूँ, तो करे। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर तो साइंस के बच्चे भी रह जाते हैं, जिन्होंने मैट्रिक साइंस किया था वो भी 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। टाइम बाउंड कर दिया ना, हो सकता है उस टाइम पे उस बच्चे के ज़हनी हालात इतने अच्छे ना हो, जिस्मानी हालात इतने अच्छे ना हो, बहुत से रीजन हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रांग ना हो कि उस वक्त उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। आपके सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, आपके सिस्टम ने उसको, ये बहुत अच्छा कदम है, मेरा ख्याल है बेस्ट कदम है। एग्जैक्ट, मैट्रिक आर्ट्स का बच्चा अब साइंस की तरफ जा सकता है। ओके सर, एक और क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपने एफएससी और 9th-10th कर ली, एक दफ़ा कर ली, क्लियर कर ली, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, आपको लगा ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कि मैंने ये दोबारा एग्ज़ाम्स देने, तो क्या आप किसी भी टाइम पर किसी भी एज में अपीयर हो सकते हैं अगर आप पहले अपीयर हुए हुए? बड़ा मुश्किल सवाल है। वैसे मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज़ कि कुछ बोर्ड सिर्फ एक दफ़ा आपको ऑप्शन देते थे और कुछ बोर्ड लिबरल थे, 4 दफ़ा ऑप्शन देते थे। अब एक नई पॉलिसी हमने बनाई है, वो भी उसको भी 3 साल हो गए। और वो पॉलिसी क्या है? जब तक आप हायर डिग्री नहीं करते आप ये रिपीट कर सकते हैं। आप देखें, एक बच्चा है इंटरमीडिएट में, उसका आ गया C ग्रेड आ गया, या डिवीजन आ गई, 2nd या 3rd डिवीजन आ गई, एक ऑप्शन, एक अटेम्प्ट दिया, इम्प्रूव नहीं कर सका, दूसरा दे दें, तीसरा दे दें, चौथा दे दें। तो हमने 4-5 तक ऑप्शंस हमने दे दिए, लेकिन शर्त ये रखा है कि वो ये ना हो कि इंटर भी कर रहा है और वहां से यूनिवर्सिटी भी कर रहा है, या कि फिर यूनिवर्सिटी में फंसेगा, जाके हायर एजुकेशन कमीशन उसको फंसाएगा
कि ये ना हो कि इंटर और बैचलर आपने एक ही साल में किए हों। तो ठीक हमने है। उसको ये कहा है कि आप बैचलर से पहले आप जो है वो इंटरमीडिएट में जो भी आपने मैट्रिक या इंटर की जो है, तो अगर आपने इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर लें। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और बात मैं आपको बताऊं, जो हमने एक रिफॉर्म लाया है। पहले से इम्तिहान 2 होते हैं, ठीक एक है। एनुअल होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री में कौन बैठता था? जो फेल हो जाता था या इम्प्रूव करना है। अब हमने वो बार हटा दिया है, टैग खत्म करवा दिया, एनुअल 1 और एनुअल 2। सही। ठीक है। वरना ये मैसेज जा रहा था कि ये कोई हाँ। निकम्मा बच्चा है एग्ज़ैक्ट जिसको सप्लीमेंट्री लगी है। हमने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि मैं अभी इस साल केमिस्ट्री के लिए तैयार नहीं हूँ, एनुअल ठीक 2 है। में दे दें आप। वो भी हमने करवा दिया है। अब परफेक्ट। साल में पाकिस्तान में भी हर बोर्ड 2-2 इम्तिहान ले रहा है, ज़बरदस्त। एनुअल 1 और एनुअल 2। सर, अभी आप जो है पीरा के चेयरपर्सन भी हायर हो गए हैं। रिसेंटली आपने इस पोस्ट को संभाला है। बहुत बड़ा माफिया है प्राइवेट स्कूल्स का। अभी देखें, जो चीज़ें आपने क्लियर की हैं वो प्राइवेट स्कूल वाले कभी बताते ही नहीं हैं। बच्चों को सालों OA लेवल्स में फंसा के रखते हैं। फीसेस स्कूल्स की अलहदा हैं, एग्ज़ाम्स की अलहदा हैं, इंटरनेशनल पेपर्स की अलहदा हैं, उनके बोर्ड्स की रजिस्ट्रेशन अलहदा है, स्कूल की अलहदा है। इस माफिया को आप कैसे डील करेंगे? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और एक्टिंग चार्ज है मेरे पास। तो अभी इसमें यह है कि मुझे तकरीबन कोई 5वां दिन है, मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ, पीरा को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं स्टेक होल्डर के साथ बैठ रहा हूँ। कल सारा दिन मैंने मीटिंग्स की हैं और 7 एसोसिएशन से, इनकी जो स्कूल ओनर्स की है, उन 7 से मैंने मीटिंग की है। आज मैंने खुली कचहरी की है। तो मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखें, इस चीज़ से कोई इसको नेगेट नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन सेक्टर में है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में सिर्फ मोर देन 60% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर केटर कर रहा है। ठीक है। 40% आपका, 2.5 लाख बच्चे अगर पब्लिक सेक्टर में, तो 3.5-4 लाख बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं। इनको इश्यूज थे कुछ पीरा के हवाले से, वो हमने बैठ के उनके रिजॉल्व कर दिए। अभी हमने उनको कहा है, हमने कहा कि देखें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, पीरा एज अ रेगुलेटर आपको करेगा, फैसिलिटेट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम रोज़ की बुनियाद पे उसको देख रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, एक नोटिफिकेशन इन समर वेकेशंस में चला था कि अगर कोई भी स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की फीस मांगता है प्राइवेट स्कूल, तो आपने उन्हें नहीं देनी और हमें रिपोर्ट करें। कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं सका। समझ आती है कि स्कूल ने भी अपने बिल देने हैं, स्कूल ने भी अपने टैक्सेस देने हैं, स्कूल ने टीचर्स को पेस भी देनी है, लेकिन स्कूल बहुत सारे और चार्जेस ले रहा होता है जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते। तब भी आप देखें, आपके OA लेवल्स की एग्जाम्स हो जाते हैं अप्रैल मई में, बच्चे को वो फ्री कर देते हैं एंड ऑफ अप्रैल। फीसेस वो लेते हैं टिल अगस्त और सितंबर। आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल में आना चाहिए? चलें, आप कम से कम पेरेंट्स को इतनी तो रिहाई दें कि वो पूरी फीस आपको ना दें, हाफ दे दें, 1/4 दे दें। इसको आप कैसे देखेंगे? या आपके ख्याल में आप इस मामले में बस हैं क्योंकि उनकी वो इतना हेल्प आउट कर रहे हैं कंट्री को कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं कि हम देखेंगे कि हमारा मैंडेट क्या है, उसके अलावा हमारे रेगुलेशन हमें किस हद तक इजाज़त देते हैं। अगर तो रेगुलेशन में ये इस तरह की चीज़ है तो हम उसकी कंप्लेंट उनसे लेंगे। अभी मैंने ताज़ा ही एक जो हमारे पास सीनियर ऑफिसर था उसको मैंने अपॉइंट किया है कि आप कंप्लायंस देते हैं। जो भी हमारे पास इस तरह के रेगुलेशन बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, उसकी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैंने ताज़ा जब देखा तो मैंने देखा कि तकरीबन कोई 700-800 स्कूल ऐसे हैं जो जिन्होंने एक्सटेंड नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनको हमने कहा कि फौरी तौर पे करें। वो उन्होंने कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन में ये फैसिलिटेट हमें करें, आसान करें, डॉक्यूमेंट्स कम ले लें। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, वो कर लेंगे, लेकिन कोई भी स्कूल कंप्लायंस के बगैर जो है वो उसको हम आज़ाद नहीं छोड़ेंगे ऐसे कि आप जो है वो कंप्लायंस न दें, क्योंकि गवर्नमेंट के एक बॉडी है, ज़ाहिर उसको कंप्लायंस उसको आप देना पड़ेगा। अच्छा, एक फ़र्ज़ करें कि एक आपने देखा हुआ है कि रूल बना हुआ है 2012 में एक्ट बना हुआ है, राइट टू कंपलसरी इस तरह की एजुकेशन, वो है कंपलसरी एजुकेशन। उसमें कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2012, उसमें यह है कि 10% बच्चे जो है वो फ्री पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर में। ओके, ठीक है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही थी
अब वो अभी हमने कंप्लेंट्स हमने लेनी है, लेकिन आता ही हमने उनको 2 प्रायोरिटी एरियाज बता दिए हैं। हमने कहा कि कोई भी ऑर्फन आपके पास फीस से नहीं पड़ेगा। किसी भी स्कूल में अगर कोई ऑर्फन है तो उससे पहली प्रायोरिटी ऑर्फन को होगी, जो 10% है। दूसरी प्रायोरिटी जो 14 के बच्चे हैं उनको देंगे। बाकी अभी अगर आपके पास और भी सीटें बचती हैं तो आप बाकी जो भी आप कैटेगरीज बनाएं, लेकिन अब इसकी कंप्लायंस हमने मांगी है कि हमें फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर दे दें। तो अभी हमने डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है कि कंप्लायंस जो है वो देखेंगे। आप ये मेक श्योर कर लें कि जो भी हमारे रेगुलेशन बनते हैं उनकी कंप्लायंस स्कूल जो है वो करेंगे और पीरा उसमें अपना भरपूर रोल प्ले करेगा। सर, आईबीसीसी, पीरा दोनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इनका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई जा सके और उस कंप्लेंट को जो है आप लोग रिस्पॉन्स भी करें? देखिए, आईबीसीसी में मुझे एक अरसा हो गया है और यही जो भी सर्विस वाले इदारे हैं ना, उनको ये तो काम तो जरूर करना चाहिए। ये ना हो कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि आपके पास लाइट चली जाए और आप कंप्लेन करना चाहें तो वो फ़ोन ना उठाएं। ये बड़ी ज्यादती होती है ना। तो हमने अब ये किया है कि पहले ईमेल, ई कचहरी और फेसबुक, ये सारे तो हैं, लेकिन अभी हमने एक ताज़ा वो लॉन्च करवाया है मिनिस्टर साहब से। वो ये है CCD के नाम से, कस्टमर केयर डेस्क, और वो ऑनलाइन है। और जो बच्चा अपने जो कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहे या कोई सजेशन रजिस्टर करवाना चाहे, हमने कहा है कि 24 आवर्स के अंदर उनको जवाब मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो एस्केलेट होके ED तक पहुंचेगी, वो मेरे पास आ जाती है, जिस पे मैं एक्शन लेता हूँ। अच्छा, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करें कि कोई एक ऑफिसर हमने बिठा दिया है या कोई एक एम्प्लॉय बिठा दिया है जो कि सवालों के जवाब देता है, क्वेरीज के जवाब देता है, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो वहां पड़ी रहेगी। वो लॉग मेंटेन होता है। किसी वक्त भी उसका ऑफिसर जो उसका सुपीरियर बॉस होगा वो चेक करेगा। अदरवाइज फोन में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप में सारी चीजें गायब हो जाती हैं। लेकिन हमने वो CCD बनाया है। मैं चाह रहा हूँ कि पीरा में भी इस तरह कोई मैकेनिज्म बन जाए कि जो कंप्लेन है वो आप तक पहुंचती रहे। आज ई कचहरी हमने वो खुली कचहरी की, लेकिन खुली कचहरी इज नॉट सोल्यूशन। तो हमने ये कहा कि आप घर पे बैठे रहें। मैंने कोई मिसाल दी, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कितने लोग बैंक जाते हैं। कोई बैंक नहीं जाता। ऐप इतनी आ गई हैं कि अब इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हो रहा है। तो ये कंप्लेन भी हम जो रजिस्टर करवाएंगे वो ऑनलाइन ही करवाएंगे। जबरदस्त। सर, कोई अहम बात जो आप बच्चों को कन्वे करना चाहते हो या उनके पेरेंट्स को कन्वे करना चाहते हो, जो आपको लगता हो कि इस मुल्क में अभी तक ये नॉलेज नहीं है, काश ये बात जो है हर बंदे को पता होती, एजुकेशन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि एजुकेशन में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इदारों को भी तवज्जो देनी चाहिए, पेरेंट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए, बच्चा खुद भी इसको रियलाइज़ करे। एक नॉलेज जो आप गेन कर रहे हैं, दूसरा उसके साथ साथ आप एक स्किल कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जो है फिर उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपका एटीट्यूड और वैल्यूज़ हैं। जब तक वैल्यूज़ नहीं है तो आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है और स्किल किसी काम का नहीं है। एक बच्चा जो है आगे जाके एक कोई नेगेटिविटी के साथ अगर सोसाइटी को देंगे, क्या रोल प्ले करेगा? इसीलिए इदारे जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले वैल्यूज़ उस बच्चे में जो है वो, क्योंकि आपके करिकुलम में तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंश्योर कौन करवाएगा? स्कूल ही करवाएगा। तो स्कूल और पेरेंट्स को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और बच्चों को मेरी ये मशवरा है कि बच्चे जो है वो अपने स्किल की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज़ का रोल ख़त्म होता जा रहा है। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़, पूरी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बड़ा चैलेंज फेस कर रही हैं, बच्चे नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे जो सोशल साइंसेस है उसकी तरफ बच्चे नहीं जा रहे। इसलिए बच्चों को स्किल की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है इनकी यूटिलाइजेशन एक्सेप्टेंस सोसाइटी में हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना सारा क्लियर नॉलेज शेयर करने का, जिस पे सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है जो 3-4 साल बच्चे के अहम होते हैं, बच्चा अलहदा सफ़र करता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की बातों में ही आते रहते हैं और गूगल सर्च ही करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।